दिस इज कीर्ति, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ लाशें स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट की। सो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। करीम तुरंत पीछे मुड़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, पर पीछे कोई नहीं था। करीम सोचता है, क्या मैंने अभी अभी अपने पीछे लाश खड़ी हुई देखी? नहीं, क्या हो गया है मुझे? शायद मेरा दिमाग घूम रहा है। पर करीम का दिमाग घूम नहीं रहा था, बल्कि उसके साथ वाकई में कुछ अजीब हो रहा था। अगले ही पल उसके पैर के तले से जमीन हिलने लगी। करीम, ये क्या हो रहा है? क्या भूचाल आ रहा है? और तभी उसकी बीन बैग की हवा में कुछ इस कदर उड़ी कि करीम का सिर सीधे टीवी में भिड़ता चला गया और करीम एक जोरदार झटके से जमीन पर गिर पड़ा। कराहता हुआ करीम रेंग कर चलने लगा। पर अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था, क्योंकि उसके पीछे गिरे टीवी में अब लाशें दिखने लगी थी। पर अफसोस, करीम यह देख नहीं पाया। करीम की गर्दन से बहुत खून बह रहा था। करीम, मुझे कपड़ा बांध कर खून रोक देना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। करीम को पता नहीं था कि जिस अलमारी को वो खोलने वाला है, उसके अंदर पहले से कुछ और मौजूद है। और करीम ने जैसे ही दरवाजा खोला और मलहम निकालने लगा, कुछ मिल नहीं रहा। करीम कहता है, अलमारी के दरवाजे अपने आप बंद होता चला गया और करीम चीखता चला गया। करीम के मुंह से सिर्फ बचाओ बचाओ निकल रहा था। शायद मौत उससे कुछ पल ही दूर थी। यहाँ नताशा अपनी माँ और बहन के गुम जाने से काफी परेशान थी। नताशा, मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। पापा अपने तरीके से माँ और दिया का पता लगा रहे हैं। मैं अपने तरीके से पता लगाऊंगी। नताशा अपने मन में ही सोचती है, मुझे यह पत्र मिला था उस बक्से में। मैंने वे मुखौटा तो फेंक दिया, पर यह पत्र नहीं फेंका। शायद इस पत्र से ही मुझे इसकी गुत्थी का कुछ हल मिल जाए, जिसमें लिखा था, मनोज चीज से बचो, मनोज ड्राइवर। नताशा उसे पढ़ती है और कहती है, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने खून से लिखा है, पर ऐसा कोई क्यों करेगा? और इसने अपना नाम और प्रोफेशन भी लिखा है। ऐसा लग रहा है मानो यह चाह रहा था कि कोई इसे ढूंढे, इसके बारे में पता लगाए। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ? कहीं वो भी तो गायब नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो बस मुझे उसी गायब हुए बस ड्राइवर, यानी कि जिनके नाम मनोज हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना होगा। पर ये सब क्या आसान होगा? उस बस ड्राइवर के साथ जो हुआ था, उसकी नताशा कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और यहाँ करीम ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और घर से बाहर भागने लगा। जैसे ही दरवाजा खोला, वहाँ का खौफनाक दृश्य देखकर वह सहम उठा। दरवाजे के बाहर खड़ी थी 25 लाशें, जिस पर करीम कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे छोड़ दो। करीम के साथ यहाँ जो हादसा हो रहा था, अभी अभी उसे एक चश्मदीद और जुड़ने वाला था, क्योंकि विशाल अपने घर पर परेशान हो रहा था। जहाँ वो ये सोचता है कि कहीं नताशा को जो मुखौटा मिला था, कहीं वो शापित तो नहीं था। नताशा इस वक्त शायद ठीक मानसिक स्थिति में नहीं होगी। मुझे किसी और से यह डिस्कस करना चाहिए। करीम से बात करता हूँ। विशाल करीम को कॉल करता है। फोन उठा करीम, जहाँ वो ये भी कहता है, एक काम करता हूँ, वीडियो कॉल कर लेता हूँ उसको। यहाँ करीम के चेहरे पर हर हिस्से में मानो खून टपक रहा था। रोते हुए उसने अपना फोन चेक किया। विशाल का फोन आ रहा है। शायद यह मेरी मदद कर सके। विशाल भाई, तूने बहुत सही टाइम पर कॉल किया, मदद कर मेरी। जहाँ पर विशाल कहता है, देखते ही करीम, भाई ये तेरा इतना खून कैसे निकल रहा है? क्या हुआ? तू घर पे ही है ना? जहाँ करीम कहता है कि हाँ, मैं वो मुखौटा। जहाँ विशाल कहता है, करीम भाई अपने पीछे देख, तेरे पीछे लाशें लटकी हुई सी लग रही हैं। जैसे ही करीम का ध्यान अपनी स्क्रीन पर पड़ा, उसकी हालत खराब हो गई और उसके हाथ से फोन गिर गया। जहाँ विशाल करीम कह रहा था, करीम जमीन पर गिर पड़ा और उसे पैनिक अटैक आ गया। खुद को संभालते हुए वह अपने बेडरूम में गया और रोते रोते दरवाजा लॉक किया। भगवान बचा लो मुझे, अगर जिंदा बच गया तो आगे से कभी सोना नहीं चुराऊंगा। करीम भागता हुआ गया और एक ढक जाकर बिस्तर पर लेट गया, और यही बिस्तर उसकी आखिरी ब्याह होने वाली थी। अगले ही पल बिस्तर से हाथ निकलने लगे और 25 लाशें अपना अगला निवाला खींच चुकी थीं। जहां वो जोरों से नहीं चिल्ला रहा था। थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया। रह गई थी तो सिर्फ उसके बैग
बैग में पड़ा हुआ वह सोने का मनहूस मुखौटा। करीम को तो वो 25 लाशें अपने साथ ले गई थी और यहाँ विशाल का दिल दहल उठा था। जहाँ विशाल सोचता है मैंने जो देखा मैं किसी को बताऊंगा तो मेरा कोई विश्वास करेगा क्या? क्या वाकई में मैंने जो वीडियो में देखा वो लाशें थी? और डैम इट, न तो ये करीम का फोन लग रहा है और ना ही ये फोन कर रहा है। जहाँ विशाल बार बार करीम को फोन ट्राई करता है और लास्ट में सोचता है मुझे करीम के घर जाना होगा। नताशा, तान्या और साहिल को बताता हूँ। तान्या को विशाल का फोन आता है। तान्या कहती है हाँ विशाल बताओ, क्या तुमने कुछ कहा? क्या कह रहे हो तुम? आर यू श्योर? ओके, मैं नताशा को लेकर करीम के घर मिलती हूँ। और अब विशाल और उसके दोस्त करीम के घर पहुँचते हैं। उसके पहले ही करीम की एक पड़ोसी ने पुलिस को उसकी चीखों के बारे में कंप्लेन कर दी थी और अब वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी थी। पुलिस आकर कहती है लड़का गायब है और इसका फोन भी जमीन पर पड़ा हुआ है। जगह जगह पर खून के निशान हैं। ऐसा लग रहा है कि इसका किसी ने मर्डर किया हो। करीम का केस हाई प्रोफाइल केस था क्योंकि करीम उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख सांसद का बेटा था जो डुमना में ही बने हुए IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। इसीलिए पुलिस को पता चलते ही उसके पिताजी तक जानकारी पहुंचते हुए देर नहीं लगी। करीम के पिता, व्हाट डू यू मीन इंस्पेक्टर कि मेरा बेटा मिसिंग है? जो चाहे उस टीम को बुलवाओ, पता कराओ, मुझे 24 घंटे के अंदर मेरा बेटा का पता चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? और इसीलिए अन्य केसेस में भले ही ना होता हो पर इस केस में बहुत ही बारीकी से काम किया जा रहा था। किसी CID के एपिसोड की तरह क्राइम सीन के फोटो लिए जा रहे थे और साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर सर, हम जगह पर पड़े हुए ब्लड सैंपल ले जा रहे हैं। आपको जितना जल्दी हो सके रिजल्ट बताएंगे। और इसी हाई प्रोफाइल केस के चलते उसके मोबाइल को भी ट्रैक किया गया। आखिरी कॉल पर किसी मित्र विशाल का कॉल है। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं बुला लो साले को, 2 डंडे मारेंगे तो सबको सच बता देगा। पर किस्मत भी देखो, कुछ ही समय में विशाल, नताशा, तान्या और साहिल खुद ही साइट पर पहुंच गए थे। इंस्पेक्टर कहते हैं अच्छा हुआ तुम लोग खुद ही यहाँ पर आ गए। तुम में से विशाल कौन है? फोन पर सबसे आखिरी वीडियो कॉल तुम्हारा ही है। क्या बात हुई तुम्हारी करीम से? जिस पर विशाल कहता है सर मैं आपको बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। सर ऐसा क्या देखा तुमने? विशाल, मैंने देखा उसके पीछे लाशें खड़ी हुई थी और उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। जहाँ सर कहते हैं ड्रग्स लेते हो क्या? कुछ भी बेहुदी बात करोगे और मैं मान लूंगा। इन सब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो। नताशा और उसके दोस्तों को तो पुलिस स्टेशन पर ले गई थी। यहाँ बाकी सामान की तलाशी लेते हुए इंस्पेक्टर सिन्हा और हवलदार को करीम के बैग से बरामद हुआ जिसमें से उन्हें मिला वो मनहूस मुखौटा। जहाँ हवलदार कहते हैं ये सोने का प्रतिम मुखौटा यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसी के पीछे तो करीम से किसी की लड़ाई नहीं चल रही? इसे मैं अपने साथ रख लेता हूँ। इंस्पेक्टर, इसको सील करके फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे। और वहाँ पुलिस स्टेशन में जहाँ हवलदार कहते हैं सबका स्टेटमेंट लिखते हुए तो आपका कहना है कि नताशा जी की अपनी आपकी माँ और बहन दिया भी इस तरह से गायब हो गई और आपको शक है कि इसका संबंध उस मुखौटे से है। ठीक है, मैंने आपका स्टेटमेंट भी नोट कर लिया है। हमें तान्या जी के एक चाचा का कॉल आया और इसलिए उन पर भरोसा कर अभी के हम आप सबको जाने दे रहे हैं। वो मुखौटा अभी पुलिस के पास ही है। हो सकता है कि हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। जहाँ नताशा बोलती है ओके सर और वहाँ से निकलते हैं। पुलिस स्टेशन से निकलकर सबने राहत की सांस भरी। जहाँ विशाल और साहिल एक दूसरे को गले लगाकर कहते हैं मुझे तो लगा भाई आज हम फालतू में फंसेंगे। जहाँ नताशा कहती है थैंक्स तान्या, तूने सही टाइम पे अपने अंकल से बात कर ली और हम सब इतनी जल्दी छूट गए। वैसे एक बात बताओ, उनसे एक मदद मिल सकती है क्या? जिस पर तान्या कहती है हाँ बोल, कैसी मदद? नताशा ने तान्या को उस पत्र पर लिखी तारीख के बारे में बताया। नताशा की बात सुनने के बाद साहिल बोला नताशा हमें तेरे घर चलकर उस बॉक्स और पत्र को दोबारा देखना चाहिए। अगर वाकई इसमें कुछ भूत प्रेत जैसी चीज है तो शायद कोई कड़ी मिले। सब नताशा के घर आ गए। नताशा, पापा हमारा दोस्त करीम भी गायब हो गया। शायद मेरा फेंका हुआ मुखौटा वह लेकर अपने घर चला गया था। नताशा के पिता, क्या करीम गायब हो गया? मुखौटा, ये सब क्या राज है? तान्या कहती है अंकल आप थोड़ा आराम करिए, हम एक बार वो बॉक्स और पत्र देखते हैं जो हमें दिया के बैग से मिला था और फिर आपको पूरी कहानी विस्तार से सुनाते हैं। और अब नताशा सारे दोस्तों को अंदर ले गई। सब बैठे और नताशा वो बैग ले आई। विशाल कहते हैं इधर ला बैग। नताशा, इसी
में पत्र और बॉक्स है। नताशा ने पत्र निकाल लिया। नताशा कहती है, हाँ तान्या, तो मैं कह रही थी कि इस पत्र पर ये लिखा था, तान्या अगर तेरे किसी कॉन्टेक्ट से उस दिन या उसके आसपास गुम हुए लोगों में किसी तरह से उस बस ड्राइवर का कुछ पता लग सके तो कुछ बात बन सकती है। तान्या, ठीक है, मैं पता करती हूँ। विशाल, यह बॉक्स भी गजब है। साहिल, ऐसा क्या है बॉक्स पर? विशाल, बहुत ही प्राचीन नक्काशी बनी हुई है, मानो कोई चित्र के माध्यम से पहेली बताई जा रही हो, पर मैं इस चित्र से कुछ भी पता नहीं लगा सकता। बक्से पर बनी नक्काशी और पहेली काफी घटनाओं के सूचक थे। उस बस ड्राइवर के साथ हुए हादसे से लेकर दिया और नताशा की माँ के गुम होने तक और करीम के गायब होने तक भी। नताशा, तान्या, साहिल और विशाल सच के काफी करीब पहुँच चुके हैं और इसके यही नेक्स्ट पार्ट में राज पे से पर्दा हटना शुरू हो जाएगा। ये काफी ज्यादा रोमांचक होगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिए। सो गाइस, थैंक यू।